नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉ जागरण। मेरा नाम है विक्रांत और मैं आप सभी लोग का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारी रेलवे ग्रुप बी की एलडीसी की वैकेंसी थी 30% वाली, उसका नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आउट हो चुका है और हमें दोनों डेट्स अपनी मिल गई हैं, जिसमें 50% एग्ज़ाम आपका 24 को होगा, 50% कैंडिडेट्स का, और 50% आपका 31 तारीख को होगा। तो उसी को देखते हुए हमने एक सीरीज़ लॉन्च कर दी है जिसका नाम होने वाला है ब्रह्मास्त्र सीरीज़। और इसमें हम लोग डेली क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। हम लोग क्वेश्चन का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम बीसी करेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें मिक्स होंगे और जो क्वेश्चंस आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चंस तो होंगे ही। बता दूं, ये पूरा मिक्स सब्जेक्ट का होने वाला है। हम हर टॉपिक से क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ऐसे ही अपना सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन ज़रूर से दबा लें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स होने पे हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स कराइए ताकि हम लोग लाइव आ पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। हिंदी वाले हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। और मैं थोड़ा साउथ साइड से हूँ, तो अगर मेरा हिंदी थोड़ा सा ऐसे वीक है तो ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना भारतीय उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ देखिए राउंड लिखा हुआ है। ऐसे आपके बहुत सारे फेज मिलेंगे वीडियो में और कम से कम मान के चलिए 5 से 6 फेज में मैंने इस वीडियो को कवर किया है, स्लाइड्स को कवर किया है। एक फेज में आपको एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ये रहा राउंड 1, ये आपका इंडियन पॉलिटी का है, भारतीय राज व्यवस्था का। तो इससे आपको 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं यहाँ पे, और फिर इसके नीचे जाएंगे तो इसके नीचे दूसरा राउंड आ जाएगा और फिर वहाँ से अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 5वीं अनुसूची मतलब 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल आपका, 7th शेड्यूल, और लास्ट ऑप्शन है डी, 9th शेड्यूल। दोस्तों मैं आप लोगों से बोलूँगा एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए, और जितने 20 क्वेश्चन ओवरऑल होने वाले हैं, तो आप पहले ही क्वेश्चन आंसर गैस करके अपने कॉपी या फिर नोटबुक में नोट करिए उस चीज़ को, और एंड में अपना स्कोर टेस्ट करिएगा। उससे ये समझ में आ पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, कितना मेहनत करने की ज़रूरत और है आपको। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका 7th शेड्यूल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वीं अनुसूची में यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का उल्लेखन है। यही केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का आधार है। द 7th शेड्यूल कंटेन्स यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, विच आर्टिकल डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्टिकल 32, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 368। इसका आंसर एक बार आप लोग कमेंट में दे के बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको आप एज अ इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51A। दोस्तों बता दूं, ये आर्टिकल 42 क्या है? तो मौलिक कर्तव्यों को आर्टिकल 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया था, और इसको जोड़ा गया था आपके 2 सेकंड में बताता हूँ, 1976 में। आर्टिकल नंबर 42, वेट करो। तो आइए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51A।
मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया था और ये अनुच्छेद 51 एक में वर्णित है। हग क्यों रहे हो बे? तो आइए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51A। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया था और यह अनुच्छेद 51A में वर्णित है। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो आपका 42वां संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। और इस संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो कि हैं समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष, ठीक है। दोस्तों इस संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन से, जो कि थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और इसके अलावा आपका नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, तो आप उसमें बता सकते हैं कि 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, जो कि थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और इसके अलावा हमारे मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3, द भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका उत्तर बताइए आप लोग। ऑप्शंस देख लेते हैं। यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से दे दीजिए, फिर उसके बाद आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ अफ्रीका। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों बता दूं, भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में बदलाव करने की शक्ति और प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है। और साथ ही में राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की पद्धति जो होती है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही प्रेरित है। तो इस चीज़ को, ये दोनों पॉइंट जो मैंने बताया, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन दोनों को आप नोट ज़रूर से कर लीजिएगा या फिर याद ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपके क्वेश्चन में ज़रूर से आ सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, राउंड 2 स्टार्ट हो गया। पॉलिटी एंड प्लानिंग हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। राज्य व्यवस्था और योजना, ये चारों क्वेश्चन आपके राज्य व्यवस्था और योजना से हैं। तो अभी पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आई मीन 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो चौथा क्वेश्चन है, भारत में नियोजन आयोग का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। 1947, 1950, 1952 और 1960। तो जल्दी से इसका आंसर सोच के बताइए। वीडियो पॉज कर लीजिए, कमेंट में जाके आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। नियोजन आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। बाद में इसे नीति आयोग के प्रतिस्थापित किया गया था। इसका अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं आपको, तो 15 मार्च को 1950 में आपका इसका स्थापना हुआ था, नियोजन आयोग का। बाद में इसको हटा दिया गया, मतलब अगर सीधे भाषा में बोला जाए तो इसका समापन कर दिया गया। और वो हुआ आपका, वेट यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, हाँ 13 अगस्त 2014 में 13 अगस्त को इसको फिर से हटा दिया गया और इसको बदल दिया गया नए नाम से, जिसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हुआ? नीति आयोग का फुल फॉर्म हुआ आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 2015 से। ये तीनों डेट्स आप याद कर लीजिएगा, 1 जन 2015। इन तीनों डेट्स को आप याद कर लीजिएगा। मैं अच्छे से लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप कॉपी या फिर अपना जो भी नोटबुक हो उसमें नोट ज़रूर से करिएगा, ताकि चीज़ें आपको याद रहें। दोस्तों, इसका उद्देश्य अगर मैं बता दूं तो मेनली नीति आयोग का उद्देश्य यही है, गरीबी कम करना, आर्थिक विकास करना देश का, और देश की संपत्ति को बेहतर इस्तेमाल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, थोड़ा इजी सा है, लेकिन कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर लिया इस लिस्ट में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर सी है आपका बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी है आपका सरदार पटेल। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं रिकॉल करने के लिए लिस्ट में डाल दिया हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो इस बार भी एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। तो इसको एक बार दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा और दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? विच अमेंडमेंट रिड्यूस्ड वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और मैं बोलूँगा इसको ज़रूर से एक बार ट्राई करिए, अपनी रिकॉल करिए जो भी आपने पढ़ा है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर आप लोग बता पाएंगे, क्योंकि ईजी सा है, कई बार पूछा गया, तो आप लोगों को भी रटते रटते याद हो ही गया होगा। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 61 अमेंडमेंट। 61वें अमेंडमेंट में आपका ये जो वोटिंग का एज है उसको 21 साल से घटाकर 18 वर्ष पे कर दिया गया था। बता दूं दोस्तों, ये संविधान संशोधन 1988 में किया गया था, और अभी इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन लागू इसको 28 मार्च 1989 में किया गया। वेट में लिख देता हूँ, 28 मार्च 1989 में इसको लागू किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भाग 3, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों बता दूं, एक बार दोबारा से आपको याद दिला दे रहा हूं, हमारे अभी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करके हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराइए, ताकि हम लोग डेली लाइव आ सकें। यूट्यूब के रूल के मुताबिक हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने ज़रूरी हैं लाइव आने के लिए, तो इसीलिए मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों से भी, जितने फ़ोन्स हो घर में, आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और 1000 कराएं, ताकि हम जल्दी से लाइव आ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए राउंड 3 आ गया है यहाँ, हिस्ट्री और गवर्नेंस। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्वेश्चन करके ख़त्म करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री और गवर्नेंस ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, कि आप इसको रट के भी जाते हैं तो बहुत छोटा हिस्सा इससे कवर किया जाता है, तो इसका कोई इशू नहीं है। खैर देख लेते हैं क्वेश्चंस को। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल के संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपॉन और लॉर्ड कैनिंग। इसका उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए, अगर आप लोगों को पता है तो। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति लागू किया था, जिसके तहत
दत्त उत्तराधिकारियों को राज्यों का विलय किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जीरो आवर भारतीय संसद के किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। बजट सेशन, क्वेश्चन आवर, डिस्कशन विदाउट प्रेयर नोटिस, और डी है आपका एजॉर्नमेंट मोशन। तो यहाँ हिंदी नहीं लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको। एक्चुअली हिंदी मेरी थोड़ी वीक है, मैं साउथ साइड से हूँ तो इसलिए थोड़ा मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ सेंटेंसेस को। मैं ट्राई कर रहा हूँ बाकी अपनी साइड से, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा ज़रूर से। आइए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डिस्कशन विदाउट प्रेयर नोटिस। इसको मैं अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब यही होता है कि अभी जब स्टार्ट नहीं हुए रहते हैं, जब इम्पोर्टेंट मैटर्स रेज नहीं हुए रहते हैं, उसके पहले नॉर्मल टॉपिक्स या फिर कोई भी दूसरा विषय उठा के उस पर टॉपिक चलती है, डिस्कशन चलती है। जिस समय में ये चलता है उसी को बोलते हैं हम लोग जीरो आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी? सब्सिडरी अलायंस नीति किसने शुरू की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। लॉर्ड वेल्सले, ऑप्शन नंबर ए है आपका लॉर्ड वेल्सले। ऑप्शन नंबर बी है आपका लॉर्ड कॉर्नवाल्स। ऑप्शन नंबर सी है आपका लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका लॉर्ड डलहौजी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले ने सब्सिडरी अलायंस नीति लागू किया जिससे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। दोस्तों बता दूं, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ओर से भारतीय राजाओं को हटाने की एक बोल सकते हैं तकनीक था, या फिर पावर से हटाने का एक तरीका था। इसमें ये लोग अपने अलायंसेस खड़ा कर देते थे, मतलब अपने जो बोल सकते हैं एक रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर टाइप इनके राज्य में खड़ा कर देते थे, और जो भी राज रिलेटेड संबंध होते थे, जो भी डिसीजंस होते थे, वो सारे इनके रिपोर्टर्स या फिर बोल सकते हैं जो भी वहाँ स्पाई कर रहा है वो आके इनसे बता देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और इससे ये लोग पावर में रहते थे। इन लोग के खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं हो पाती थी, और मतलब इनसे ऊपर कोई नहीं जा पाता था, इनके अंडर ही सब बंद के रह जाते थे। ये बहुत अच्छा प्ले था, बहुत अच्छा मूव था सब्सिडरी अलायंस। इसके बारे में आप जरूर से विस्तार से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटराइज रेलवे रिजर्वेशन सेंटर स्टेब्लिश? भारतीय रेल का पहला कंप्यूटराइज आरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? इजी क्वेश्चन है, कई लोगों को पता होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई। इसका उत्तर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। भारतीय रेलवे ने 1986 नई दिल्ली में पहला कंप्यूटराइज आरक्षण केंद्र शुरू किया था। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी मतलब इसके पहले पेपर वर्क होता था बहुत सारा, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, और देखा जाए तो ह्यूमन पावर भी बहुत ज़्यादा लग जाता था। तो जब से कंप्यूटराइज्ड वे में स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें होना स्टार्ट हुई, तब से कई सारे आप देख रहे होंगे पार्ट्स बन गए हैं रेलवे के, जैसे CRIS क्रिस हो गया आपका, फिर IRCTC हो गया जो ऑनलाइन बुकिंग होता है, और उसके बाद एनटेस वगैरह, मतलब बहुत सारे आ गए हैं। मैं ऊपर से मैंने बता दी हैं 2-3, तो इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिएगा। 1986 में पहला कंप्यूटराइज्ड आरक्षण केंद्र स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई सुझाव देना हो मुझे कि मुझे और किस टाइप से वीडियोस बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे लानी चाहिए, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट वीडियो की क्वालिटी में या फिर ऑडियो की क्वालिटी में, तो ज़रूर से मुझे गाइड करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। हाँ, भारतीय रेलवे में फॉइस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉइस इन इंडियन रेलवेज? ऑप्शन देख लेते हैं। फिजिट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सेंटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, फास्ट ऑपरेशन इंटीग्रेटेड सर्विस, फिजिट ऑर्डर इंटीग्रेटेड सिस्टम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका फेडरल ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सेटअप। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिजिट ऑपरेशन
इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये फॉइस है क्या, चलिए एक बार ये समझ लेते हैं। ये फॉइस है क्या? फॉइस कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा सिस्टम है जिसमें जो माल गाड़ी होती है, जो गुड्स ट्रेन होती है, उसके वर्किंग ऑफ प्रोसेस को देखा जाता है कि कहाँ कहाँ किस स्टॉप्स पे रुकी, कहाँ लोड हुआ, कहाँ उतरा, मतलब उसकी ट्रैकिंग का जो सिस्टम बना हुआ है उसी को हम लोग फॉइस सिस्टम के नाम से जानते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। फॉइस भारतीय रेलवे का माल ढुलाई संचालन प्रणाली है जो फ्रिजिट मूवमेंट को मॉनिटर करती है। उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस? क्रिस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सेंटर्स सिस्टम्स, सेंट्रल रेलवे सॉरी आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस? भारतीय रेलवे में क्रिस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेंट्रल रेलवे इंटीग्रेटेड सर्विस, ऑप्शन नंबर सी है आपका कंप्यूटर रेलवे इंफॉर्मेशन सेटअप, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्गो रेलवे इंटेलिजेंस सिस्टम। तो चलिए इसका उत्तर बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। क्रिस के अंतर्गत वही मैं अभी आपको जो बता रहा था, पीआरएस हो गया, जो रिजर्वेशन सेंटर है, कंप्यूटराइज्ड आरक्षण केंद्र जो है, वो सारे हो गए। फिर एनटेस हो गया, फिर आपका आईआरसीटीसी वगैरह, ये सारी चीज़ें क्रिस के अंदर में ही आती हैं। आईटी फील्ड मतलब आईटी ऑर्गेनाइजेशन जितने होते हैं, आईटी सिस्टम जो भी होते हैं, वो क्रिस ही मैनेज करता है। तो इस चीज़ को दिमाग में जरूर से रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे हम लोग राउंड 5 पे, ट्रैक ऑपरेशन एंड सेफ्टी पे। बढ़िया टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वास्ट टॉपिक है, पढ़ने की बहुत ज़रूरत है इसमें। चलिए खैर हम लोग 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी डेली डेली करके हम लोग सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संभावित है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन जरूर से दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया हुआ है, भारतीय रेलवे में रक्षक डिवाइस किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। टिकट चेकिंग, एंटी कॉलिजन वार्निंग, केटरिंग मैनेजमेंट और पार्सल बुकिंग। रक्षक डिवाइस किस उपयोग में आती है, आपको यही बताना है। टिकट चेक करने के, या फिर एंटी कॉलिजन मतलब दो ट्रेनों के टकराने से, दो या मल्टीपल ट्रेनों के टकराने से, या फिर कॉलिजन होने से, सेम ट्रैक पे दो ट्रेन आ रही हैं, वो सिस्टम होगा। या फिर केटरिंग मैनेजमेंट, जो खाने पीने का सामान होता है उसके मैनेजमेंट में, या फिर पार्सल बुकिंग में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा एंटी कॉलिजन वार्निंग। रक्षक डिवाइस ट्रेन सुरक्षा और कोलिजन प्रिवेंशन के लिए उपयोग किया जाता है। रक्षक डिवाइस इज यूज्ड फॉर ट्रेन सेफ्टी एंड एंटी कॉलिजन वार्निंग। इसका डायग्राम अगर मैं आपको बताऊं, छोटा सा बॉक्स होता है, ऐसा से एक बॉक्स होता है, और साथ में एक वॉकी टॉकी टाइप डिवाइस मिलती है, उसी के हम लोग रक्षक डिवाइस बोलते हैं, और वही कॉलिजन से हमें सेफ रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय ब्लॉक सेक्शन इन रेलवेज? रेलवेज में ब्लॉक सेक्शन का मतलब क्या है, क्या अर्थ है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पार्सल एरिया, यार्ड एरिया, ट्रैक लेंथ बिटवीन टू ब्लॉक स्टेशंस, या फिर टिकट एरिया। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रैक लेंथ बिटवीन टू ब्लॉक स्टेशंस। ब्लॉक स्टेशन दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच वह ट्रैक भाग होता है जहां एक समय केवल एक ट्रेन की अनुमति होती है, उसी को हम लोग ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इंटरलॉकिंग सिस्टम इन रेलवेज? रेलवे में इंटरलॉकिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। इम्प्रूव केटरिंग, प्रिवेंशन कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेन मूवमेंट्स, इंक्रीज टिकट सेल्स, और इम्प्रूव पार्सल सर्विसेज। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेन मूवमेंट्स। इंटरलॉकिंग सिस्टम सिग्नली सेफ्टी सुनिश्चित करता है ताकि दो ट्रेन एक ही रूट पर ना आ जाएं।
अगर आपका सेम ट्रैक है उस पर 2 ट्रेन एक ही साथ ना आ जाएं, इसी से आपका सुनिश्चित करता है, इसीलिए इंटरलॉकिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग की सेफ्टी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 70। राउंड 6 फाइनल राउंड पे आ चुके हैं हम लोग। जनरल नॉलेज एंड एसेट्स, बढ़िया वास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा 5 क्वेश्चंस के, 4 या 5 क्वेश्चंस के। आपको उसको खुद से सोच के, खुद से याद करके, खुद से दिमाग लगा के आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर बेस्ट रहेगा उसको मेरे साइड से हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी आपकी। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। भारतीय रेल का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नॉर्दर्न रेलवे, ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न रेलवे, ऑप्शन नंबर सी है आपका साउथ सेंट्रल रेलवे, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेंट्रल रेलवे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। वैसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा ऑलरेडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नॉर्दर्न रेलवे। मार्ग लंबाई और नेटवर्क के आधार पर नॉर्दर्न रेलवे सबसे बड़ा रेलवे जोन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। विच इज द R&D ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे का अनुसंधान एवं विकास संगठन कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। RDSO, CRIS, IRCTC और कोर तो इसमें से हटा ही देते हैं, कोई मतलब नहीं है। 3 ऑप्शंस आपको याद आ रहे होंगे, अभी मैंने आपको क्रिस को इंट्रोड्यूस कराया ही। और IRCTC आपको ऑलरेडी पता ही होगा, टिकट बुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही बचा आपका RDSO। इसका रिसर्च डेवलपमेंट ऐसे करके कोई फुल फॉर्म होना चाहिए। चलिए एक बार दोबारा से हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, भारतीय रेलवे में वेब इंजन का उपयोग किस लिए किया जाता है? अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ दिया। वेब इंजन्स इसको मतलब चाहता नॉर्मल तरीके से भी पूछ सकता था, लेकिन शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया ताकि आप कंफ्यूज हो सकें। कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मल वेब इंजन्स वही नॉर्मल इंजन्स होती हैं जो भी आपका AC वाला कोच रहता है, जिस भी ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में, उसमें आपका वेब इंजन यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो मेनली AC के लिए ही बनाया गया है। ऑप्शन देख लीजिए। गुड ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स, मेट्रो सर्विसेज और शंटिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पैसेंजर ट्रेन्स। देख लेते हैं एक बार हम लोग नीचे। वेब लोकोमोटिव का अर्थ है वाइड गॉर्ग AC पैसेंजर लोकोमोटिव। ऑप्शन नंबर बी मैंने बताया था आपको, पैसेंजर ट्रेन्स करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि AC पैसेंजर लोकोमोटिव जो भी ट्रेन्स होती हैं उसमें वेब इंजन्स यूज़ किए जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अपने इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 20। इंडियन रेलवेज मास्कोट भोलू इज बेस्ड ऑन विच एनिमल। भारतीय रेलवे का शुभांकर भोलू किस पशु का रूप है? थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग जो भी तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे उन लोगों को शायद नॉलेज ना हो, लेकिन जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं ज़रूर से पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत यूनिक क्वेश्चन है, तो कई बार पूछ दिया जाता है, तो आप लोग पहले भी इस क्वेश्चन को फेस ज़रूर से किए होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। हॉर्स, एलिफेंट, टाइगर और बुल। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एलिफेंट। इंडियन रेलवेज का मॉस्कोट भोलू ही है। आइए इसका एक बार देख लेते उत्तर। ऑप्शन नंबर बी एलिफेंट। भोलू भारतीय रेलवे का मास्कोट है, जिससे हाथी के रूप में बनाया गया है। तो यहाँ हमारा क्विज कंप्लीट हो जाता है आज का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको एक सेट ऐसा मिलेगा। चलिए आप एक बार होमवर्क देख लीजिए अपना। ये सारे क्वेश्चंस आपको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो भी वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। और जिन भी लोगों के क्वेश्चन आंसर सही रहेंगे उन लोगों को मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ये रहा आपका 3rd और 4th क्वेश्चन भी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में जाके उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। एंड में मैं आपको एक चीट शीट देना चाहता हूँ, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उस चीज़ का एक समरी है।
जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हो गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं समझने लायक, उन सारे के शॉर्ट फॉर्म्स हैं आपके, और यहाँ से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरह मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री का भी बना दिया है, तो आप इस यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की इस वीडियो में, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वीडियो में या नहीं।